हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी पॉलिटी की देखेंगे, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था क्लास 7 की देखेंगे। और यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो से हम क्या करेंगे, चैप्टर 2 देखेंगे, अध्याय 2 लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार, लाइन बाय लाइन देखेंगे। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी क्लास 6 और 7 की चैप्टर 1 जो है नोट फॉर्म में बनाया हूँ, लेकिन नोट फॉर्म में क्या है वहाँ पे थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता है। ठीक है, नोट क्या है उतनी अच्छा से स्कैन करने से दिखाई नहीं देता है, इसलिए आप क्या है बुक से ही ये लाइन बाय लाइन देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, पेशेंस बना के रखिएगा, लेकिन क्या होगा समझ में अच्छी आएगा, आपकी बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो अगर यदि आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में शेयर कर दें जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, और लाइक भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार, यानी कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का जो प्रतिनिधित्व है, आधार क्या है, किसको हम लोकतांत्रिक कहेंगे, किसको लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे। जैसे भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, तो चीन क्या है, एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोकतांत्रिक की आधार क्या है इसके बारे में जानेंगे। लोकतांत्रिक बोला जाए तो लोकतंत्र की आधार क्या होना चाहिए, तो देखते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन देखेंगे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। तो देख लीजिए क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो होता है उसमें समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। ये नहीं होता है कि समाज में जो हाशिए में है उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा और जो अमीर है उसका ही प्रतिनिधित्व होगा। तो क्या होता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, निम्न से निम्न वर्ग और उच्च से उच्च वर्ग तक, मतलब जो बहुत धनी है और बहुत गरीब है, निर्धन है, उसका भी, सभी का क्या होता है, लोकतंत्र में समान प्रतिनिधित्व होता है। आगे देखते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र, उत्तरदायी राजनीतिक दल तथा बहुमत इसके प्रमुख आधार है। तो लोकतांत्रिक का क्या है, देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये क्या है, मेंस की जब राइटिंग करेंगे तो ये सब लिखना पड़ता है। जैसे टॉपर्स कॉपी देख रहे थे हम लोग, तो उसमें ये सब वो सब लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि जो 18 वर्ष का जो हम लोग का देश में ये किया गया है, 18 वर्ष या उससे अधिक की सभी लोगों को क्या है, मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र, सभी के लिए क्या है, निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र है। जैसे कुछ आरक्षित क्षेत्र भी है जहाँ पे क्या होगा, ताकि जो वर्ग निम्न वर्ग है या जो दबे हुए वर्ग है, जैसे एसटी एससी, सबका हम लोग का यहाँ क्या है, निर्वाचन क्षेत्र में उन लोगों को आरक्षित दिया गया है, क्योंकि उस क्षेत्र से केवल वही लोग वहाँ से निर्वाचित हो सके, ताकि वो अपने वर्ग की जो सेवा है या फिर वहाँ पे अच्छी तरह उसकी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उसे उन लोगों के बारे में अधिक जानकारी होती है। आगे क्या है, उत्तरदायित्व राजनीतिक दल तथा बहुमत इसके प्रमुख है, यानी कि जो बहुमत में होगा उसका क्या होगा, वहाँ पे राजनीतिक दल वहाँ पे क्या करेगा, सरकार बनाएगा। जो बहुमत में होगा वो, तो राजनीतिक दल तथा बहुमत, राजनीतिक दल होना चाहिए एक, या मतलब ज़्यादा क्या होना चाहिए, एक से ज़्यादा ही राजनीतिक दल होना चाहिए, तब जाके लोकतांत्रिक होगा। अगर वहाँ पे जितना ज़्यादा राजनीतिक दल होगा उतना उसमें क्या होगा, लोकतांत्रिक का आधार मजबूत बनेगा। आगे देखते हैं। जहाँ एक और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा वर्ग भेद, लिंग भेद को खत्म कर राजनीतिक समानता लाने का प्रयास किया जाता है, वहीं दूसरी ओर उत्तरदायित्व राजनीतिक दलों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और न्याय संगत प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देख सकते हैं, जहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार, जैसे सभी को क्या है, मत देने का अधिकार है, वहाँ से क्या है, वर्ग भेद, लिंग भेद, यानी कि जो रंग भेद होता है, ठीक है, काला गोरा इस टाइप से, उस क्या है, जो वर्ग भेद हो गया, लिंग भेद, यानी कि लिंग भेद क्या है, महिला पुरुष, इसको क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, वयस्क मताधिकार के द्वारा, और राजनीतिक समानता लाने का प्रयास किया गया।
राजनीतिक में समानता लाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण क्या होता है, महिला में जो है जगह जगह पर जैसे क्या है, पंचायती राज व्यवस्था में महिला को 50% का आरक्षण तक मिला हुआ है, ठीक है, 40-50% कहीं कहीं। तो ये सब क्या है, ये क्या है, जो लिंग भेद को कम करने के लिए है, वर्ग भेद को कम करने के लिए भी, जैसे अभी बोले निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण मिला हुआ है, ये राजनीतिक में समानता लाने के लिए किया गया है। वहीं दूसरा ओर क्या है, उत्तरदायित्व राजनीतिक दल के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और न्याय संगत के प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो उत्तरदायी सरकार बनेगा उसको क्या है, जैसे जो बहुमत में आएगा उसको सरकार बनाएगा, यानी कि उत्तरदायी राजनीतिक दल बनेगा, उसको क्या करना है, सामाजिक, आर्थिक और न्याय संगत, यानी कि समाज में और आर्थिक रूप से क्या है, न्याय संगत प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके आधार पर उत्तरदायित्व राजनीतिक दल के आधार पर क्या रखा गया है, समाज में सभी को क्या है, समान रूप से आर्थिक मिले, सभी का इनकम हो अच्छा से। और देख लीजिए यहाँ पे उत्तरदायित्व जो होता है, क्योंकि यहाँ पे एक क्या होता है, ओपोजिशन होता है, मतलब क्या होता है, जिसका सरकार नहीं बनता वो क्या होता है, उत्तरदायित्व सरकार को याद दिलाता है। अगर कुछ वो गलत करेगा तो उसको क्या करेगा, वो रोकेगा, ठीक है, रोकना चाहेगा, या तो उसका सरकार को गिरा देगा, उस पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। जो ओपोजिशन होता है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, उत्तरदायी दल तो हो गया सरकार, उसका विपक्ष दल जो होता है, विपक्षी दल जो सरकार नहीं बना पाता है, बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, वो क्या करता है, उसे कंट्रोल में रखता है। नहीं तो वो कंट्रोल में नहीं रखेगा तो फिर तानाशाही हो जाएगा। आगे देखें, निष्पक्ष निर्वाचन के बाद गठित सरकार से अपेक्षा रहती है कि वह जनहित के कार्यों में विशेष रुचि ले। तो जब क्या होता है, जो निर्वाचित सदस्य होता है उससे मिलकर जब सरकार बनता है तो उससे क्या रहता है, अपेक्षा किया जाता है कि वो जो भी कार्य करें क्या होगा, जनहित में हो, विशेष रुचि ले, ठीक है, जनहित यानी कि जनता को किसमें क्या क्या जरूरत है इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ये है। इस अध्याय में हम लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निर्वाचन, राजनीतिक दल तथा सरकार की चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं ये तो बेसिक हो गया, ठीक है, इंट्रो हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या हम देखेंगे, हम लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निर्वाचन, राजनीतिक दल तथा सरकार की चर्चा करेंगे, ठीक है, ये सब हम क्या करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यह भी जाने क्या है, संविधान का 61वां संशोधन, संविधान का जो 61वां संशोधन वो क्या हुआ, 1988 में हुआ है, ठीक है, 61। तो आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, हम लोग जानते हैं, जैसे एक 18 वर्ष जो होता है उतना समय से 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिक जो होते हैं उनको क्या होता है, वोट देने का, मत देने का अधिकार होता है। यही होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो देखते हैं, थोड़ा सा इस पर चलेंगे। लोकतंत्र के पक्षधार मानते हैं कि मत देने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का एक नैसर्गिक अधिकार है, मतलब उसका एक अपना अधिकार है, ठीक है, नैसर्गिक अधिकार है। भारत का संविधान प्रत्येक ऐसे वयस्क व्यक्ति को मतदान का अधिकार देता है जो भारत का नागरिक है तथा किसी कानून के अंतर्गत मत अधिकार के लिए आयोग नहीं ठहराया गया है। तो भारत का जो संविधान है वो क्या है, सभी वयस्क को मत देने का अधिकार देता है, जो भारत का नागरिक हो, जो भारत का नागरिक हो उसे क्या है, मत देने यानी कि वोट देने का अधिकार है, बशर्ते उस पर किसी प्रकार की कानून के अंतर्गत मत देने से आयोग नहीं ठहराया गया हो। अगर यदि कोई पागल हो गया है, ठीक है, जिसको दिवालिया बोलते हैं, हो गया है, तो या फिर कुछ कारण से क्या है, अगर यदि उसको कानून के अंतर्गत क्या है, उसको मत देने के लिए आयोग ठहराया, उसको मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है, तो वैसे व्यक्ति या वैसे नागरिक ही मत नहीं दे सकते। नहीं तो जो भी भारत के नागरिक है, सभी जो भारत के वयस्क नागरिक सभी मत दे सकते हैं। या जो क्या था, पहले 21 वर्ष था, देख लीजिए, मूल संविधान में 21 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन, जिससे यहाँ देखें, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा अब यह आयु 18 वर्ष कर दी गई। तो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1988 में हुआ, और इसके तहत क्या किया गया, ये जो 18 वर्ष कर दिया, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया मत देने का अधिकार को। इसका तात्पर्य यह है कि 18 वर्ष की उम्र का प्रत्येक भारतीय नागरिक
नस्ल, जाति, वर्ग, रंग, धर्म, स्थान या लिंग के भेदभाव के बिना मत देने का अधिकारी है। तो ये देख लीजिए, ये सारा क्या है जब आता है, ठीक है, मेंस में ये सब जिक्र किया जाता है आंसर राइटिंग में। इस तरह लोकसभा प्रत्येक राज्य की विधानसभा एवं स्थानीय स्वशासन के लिए होने वाले चुनाव में, तो देख सकते हैं इसमें क्या है, लोकसभा प्रत्येक राज्य की विधानसभा एवं स्थानीय स्वशासन के लिए होने वाले चुनाव में क्या किया जाता है, होने वाले चुनाव में वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रतिनिधित्वों का चुनाव होता है। तो ये सब में क्या होता है, वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। मत अधिकार प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है। जितना भी मत देने का अधिकार होता है वो सभी का क्या होता है, मतदाता सूची में नाम होता है। जिसे आप लोग जानते होंगे, अगर मत दिए हैं या नहीं भी दिए हैं तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखे होंगे कि क्या होता है, उन लोगों को क्या होता है, मत देने से पहले उसके नाम से मतलब सूची बन के वोटर लिस्ट आता है, मतलब वोट देने का जो लिस्ट होता है वो आता है। तो इस प्रकार होता है। पहले से तो वोटर ID रहता ही, लेकिन जब भी निर्वाचन मतलब चुनाव होता है तो उस समय क्या होता है, उसकी जो परिवार सूची में जो जो भी है, और हर बार चुनाव से पहले क्या होता है, ये सूची बनता है ताकि कोई भी नहीं छूट जाए। जो नया आ गया, जैसे 18 वर्ष हो गया किसी किसी का, जैसे हर बार नया आते हैं, नया 18 वर्ष जो हुए उन लोगों को भी मत देने का अधिकार हो, क्योंकि ये लोकतांत्रिक है। तो इसलिए क्या होता है, हर जब भी वोट होता है, मत होता है, तो उससे पहले क्या होता है, मतदाता सूची बनता है और उसमें न्यू लिस्ट बनता है, कुछ ऐड होता है और कुछ क्या होता है, हट जाता है। जैसे कोई मर गया, ठीक है, तो उन लोगों का क्या होता है, नाम हट जाएगा। और जो नया आते हैं, जो 18 साल जिसका नया होता है, तो उन लोगों का नाम उसमें चढ़ता है। आगे देखें हम, लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय स्तर के चुनाव के पूर्व मतदाता सूची का संशोधन होता है। देख सकते हैं ये सब जो बोले, लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय स्तर के चुनाव से पूर्व मतदाता सूची की संशोधन होता है। यानी कि क्या होता है, ये चुनाव से पहले संशोधन होता है ताकि उसमें देख लीजिए होता है जिसमें नए नाम शामिल होते हैं और कुछ नाम हटाए जाते हैं। मत अधिकार प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है जो उस मतदान केंद्र के क्षेत्र में रहते हैं। तो क्या होता है, मत अधिकार प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है। जो क्या होता है, जिस निर्वाचन क्षेत्र में वो होते हैं उस क्षेत्र में क्या होता है, प्रत्येक नागरिक का क्या होता है, मतदान केंद्र के क्षेत्र में जिस क्षेत्र में होते हैं वहाँ पे उसका नाम होता है उस सूची में। क्योंकि अलग अलग क्षेत्र, हर राज्य को क्या क्या है, अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का विधान सभा क्षेत्र में क्या किया गया है, बांटा गया है। आगे बढ़ें, मतदाता सूची में किनके नाम शामिल किए जाते हैं। मतदाता सूची में किनके नाम शामिल किए जाते हैं, तो मतदाता सूची में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के भारतीय नागरिक का नाम क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। मतदाता सूची से किनके नाम हटाए जाते हैं, मतदाता सूची से जैसे बोले किनका नाम हटाया जाता है, जो मर गए हैं, ठीक है, या फिर जैसे कोई जिसको कानूनी रूप से मत देने का अधिकार कानून ने अयोग्य ठहराया है, उसका नाम हटाया जाता है। मतदाता सूची में समय समय पर संशोधन क्यों आवश्यक है, तो क्यों आवश्यक है, तो इसी दोनों से मिल गया, क्योंकि कुछ नया ऐड होता है और कुछ हट जाता है। आगे बढ़े हम, अब यहाँ पे देखिए, मतदान के तिथि को मतदाता निर्धारित मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान करता है। तो जब मतदान होता है, जिस दिन वोट होता है उस दिन क्या होता है, मतदाता मतदान केंद्र जहाँ पे वोट डाला जाता है वहाँ पे पहुंचकर अपना मतदान करता है, यानी कि अपना वोट देता है। पहले मतदान मत पत्र पेटिका के माध्यम से होता था, लेकिन अब इसके लिए EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, पहले क्या होता था, यहाँ पे देख सकते हैं मतपत्र पेटिका है, इससे होता था, लेकिन अब क्या है, EVM, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा होता है, का प्रयोग होता है। हालांकि एक साथ कई पदों के लिए होने वाले किसी चुनाव में मतपत्र पेटिका का प्रयोग अभी भी जारी है। तो अगर यदि एक साथ क्या होता है, कई सारे मत का चुनाव एक साथ होता है तो क्या होता है, मत पेटिका का प्रयोग अभी भी होता है। मतदान की सारी प्रक्रिया गुप्त तरीका से होता है। तो मतदान की जितना भी प्रक्रिया है वो सब क्या होता है, गुप्त तरीका से होता है। अब आगे देखें, आगे क्या है, निर्वाचन, ठीक है,
निर्वाचन कौन लोग होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र, ये सब देखते हैं। वयस्क मताधिकार के द्वारा जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो वयस्क मताधिकार के द्वारा क्या होता है, जनता जो होता है अपना प्रतिनिधि, अपना जो क्षेत्र होता है विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र, उसे क्या होता है अपना मत द्वारा क्या होता है प्रतिनिधि चुनता है। लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय स्तर के लिए सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग लोकसभा के चुनाव के थ्रू हम लोग अपना क्या सकते हैं, अपना क्षेत्र का संसद चुनते हैं। विधानसभा के थ्रू से एमएलए, ठीक है, विधायक चुनते हैं, तथा स्थानीय क्षेत्र से क्या होता है मुखिया चुनते हैं, ठीक है, मुखिया, जिला परिषद, वार्ड मेंबर, ये सब क्या करते हैं चुनते हैं। स्थानीय स्तर के लिए सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। लोकसभा तथा विधानसभाओं के लिए कभी कभी 5 वर्ष के पूर्व भी चुनाव होते हैं। तो देख लीजिए स्थानीय स्तर के लिए 5 वर्ष और लोकसभा और विधानसभा के लिए क्या होता है, उसके लिए भी 5 वर्ष होता है, लेकिन कभी कभी 5 वर्ष से पूर्व भी उसके लिए चुनाव होता है। चुनाव करवाने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। तो देख लीजिए निर्वाचन आयोग को क्या किया गया है, चुनाव कराने का जिम्मेदारी सौंपा गया है। स्थानीय स्तर के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। तो स्थानीय पंचायती राज चुनाव होता है, मुखिया हो गया, सरपंच, ठीक है, जिला परिषद, ये सब का जो चुनाव है उसको राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है, उसके द्वारा कराया जाता है। चुनाव से संबंधित समस्त व्यवस्था करना निर्वाचन आयोग का कार्य है। चुनाव से जो भी काम होता है, चुनाव से रिलेटेड, चुनाव से संबंधित, वो सारा कार्य किसको करना पड़ता है, निर्वाचन आयोग को करना पड़ता है। आगे बढ़ें, देखिए यह भी जाने देख लेते हैं। सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग केरल में, सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग केरल में नॉर्थ पारावूर विधानसभा के क्षेत्र के लिए उपचुनाव में सीमित मतदान केंद्रों पर 1998 में किया गया था। तो ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था, केरल में नॉर्थ पारावूर विधानसभा क्षेत्र के लिए किया गया था। सीमित मतदान केंद्र पर हुआ था, क्या है, उपचुनाव में हुआ था और सभी मतदान केंद्र में नहीं हुआ था, कुछ सीमित मतदान केंद्र पर हुआ था। कब हुआ था, 1998 में हुआ था। 1999 के आम चुनाव एवं राज्य चुनाव में कुछ भागों में ईवीएम का प्रयोग हुआ तथा 2004 से पूरे भारत में आम चुनाव या राज्य विधानसभा का चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होता है। तो क्या हुआ, 1999 का आम चुनाव में क्या हुआ, ईवीएम का प्रयोग हुआ। फिर 2004 से पूरे भारत में क्या हो रहा है, भारत या राज्य के विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। इस मशीन से वोट करने एवं चुनाव का परिणाम की घोषणा करने में समय की बचत होती है। इसी प्रकार ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का इस्तेमाल होने लगा है। तो ईवीएम के जरिए क्या होता है, समय बचता है, चुनाव में क्या होता है जल्दी होता है, और उससे क्या होता है उसका रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। अब देखते हैं एक दूसरा क्या है, वीवीपीएटी अर्थात वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ये क्या है, वीवीपीटी, तो वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इसके जरिए भी होता है क्या है, वोटर वेरिएबल। आप देखते हैं ट्रेल व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की एक पर्ची बनती है। तो जब भी वोट डालेंगे तो उसके क्या होगा, तुरंत एक कागज का पर्ची बनेगा, जिसे वोट डाले होंगे तो मालूम होगा कि वोट डालिएगा, तो उसमें क्या होता है कागज का पर्ची बनता है और तुरंत गिर जाता है, एक बॉक्स नीचे रहता है, उस बॉक्स का नीचे चल जाता है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है उनका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। यह व्यवस्था इसलिए है कि किसी तरह का विवाद होने पर ईवीएम में पड़े वोट के साथ पर्ची का मिलान किया जा सके। तो देख लीजिए इसमें क्या है, जो कागज गिरता है, अगर यदि उसमें जो काउंटिंग में अगर यदि जो मशीन है उसमें कोई गलती होता है तो जो कागज नीचे गिरता है उसका गिनती करके उसमें मैच करेगा। वीवीपीएटी में लगे शीशे के एक स्क्रीन पर यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखती है। तो जब आप उसको चुनाव में ये कीजिएगा तो वहाँ पे क्या होता है 7 सेकंड तक दिखाई देगा कि किसको जो वोट गया उस किसको गया, स्क्रीन पे दिखेगा चुनाव चिन्ह और उसका ये दिखेगा, फोटो दिखेगा। सबसे पहले वीवीपीएटी का इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में किया गया। तो इसका जो इस्तेमाल सबसे पहले वीवीटी का इस्तेमाल कहाँ किया, वीवीपीएटी, ठीक है, वीवीपीएटी का सबसे पहले कहाँ पे प्रयोग किया गया, नागालैंड के चुनाव में 2013 में। कब किया गया, 2013 में। और 2019 के लोकसभा चुनाव से पूरे भारत
के मतदान केंद्रों पर उपयोग किया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे क्या किया गया, पूरे भारत में किया गया इसका प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, निर्वाचन आयोग के कार्य। ठीक है, निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन मतलब चुनाव क्षेत्र कहाँ कहाँ पे किस प्रकार की होगी, उस पर चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना इसका काम होता है। देखें, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य है। लोकसभा तथा विभिन्न विधानसभाओं के लिए समय समय पर सीटों का निर्धारण और सीमांकन किया जाता है। इसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय स्तर के लिए सीटों का निर्धारण सीमांकन करती है। तो चुनाव क्षेत्र का क्या करता है, परिसीमन करता है। जो भी होता है वहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन, जितना जनसंख्या होता है उसके आधार पर जनसंख्या को जितना भी चुनाव क्षेत्र में जितना भी निर्वाचन क्षेत्र विभाजित करता है, सभी क्षेत्र में क्या होता है, लगभग क्या होता है, बराबर की जनसंख्या होती है। सभी में क्या होता है, बराबर बराबर की जनसंख्या का अनुपात होता है। इसलिए क्या होता है, बीच बीच में क्या होता है, इसका सीमांकन किया जाता है। मान लीजिए 5 क्या है, मान लीजिए 5 निर्वाचन क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो इसमें क्या है, सभी में अगर यदि यहाँ पे मान लेते हैं लगभग 50,000 50 के है, तो यहाँ भी क्या होगा, 50 के जनसंख्या होना चाहिए। यहाँ भी क्या होना चाहिए, 50 के जनसंख्या होना चाहिए। यहाँ भी 50 के जनसंख्या और यहाँ भी 50 के 50,000 का जनसंख्या होना चाहिए। ये लगभग मान के चलिए, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 50,000 है और यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे 20,000 है, यहाँ 30,000 है, यहाँ 40,000, अलग अलग नहीं। इसलिए क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र का क्या होता है, परिसीमन किया जाता है, ताकि उसमें क्या होता है, सभी क्षेत्र में जो होगा समान अनुपात में, मतलब यहाँ से इतना जनता का वोट जो मिला इसको, तो यहाँ पे भी उतना ही जनता का, तो एक सीमित होता है। ठीक है, इसलिए क्या है, परिसीमन किया जाता है। आगे बढ़े हम। अब यहाँ पे देखते हैं मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची कैसे, चुनाव के पूर्व, हम लोग पढ़े ना, चुनाव के पूर्व मतदाता सूची तैयार की जाती है। यह कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई भी ऐसी व्यक्ति मताधिकार से वंचित ना रहे जो मताधिकार के योग्य हो। क्यों तैयार किया जाता है, क्योंकि कोई भी जो मत देने के योग्य है, 18 वर्ष हो गया है, तो उसका क्या है, मत देने के अधिकार से उसको वंचित नहीं रखा जाए, क्योंकि लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक में सभी को मत देना जरूरी है। इसलिए क्या होता है, मतदाता सूची तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखें, तीसरा नंबर, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। अलग अलग राजनीतिक दल को क्या है, निर्वाचन आयोग को मान्यता देना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है, अपना नाम ये करना पड़ता है, जो भी वहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है उसे। तो अब देखें, निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। इसे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल हो सकते हैं। तो विभिन्न क्या है, राजनीतिक पार्टी को क्या होता है, मान्यता देना पड़ता है। वो राज्य स्तर का भी हो सकता है और राष्ट्रीय स्तर का भी हो सकता है। राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, और जो राजनीतिक दल होता है उसको आरक्षित चुनाव चिन्ह भी प्रदान करता है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। तो जो निर्वाचन आयोग होता है वो क्या होता है, मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल होता है, हर राजनीतिक दल को क्या होता है, उसको एक चुनाव चिन्ह भी देना पड़ता है। जैसे बीजेपी है, उसका क्या है, फूल है, कांग्रेस है, उसका हाथ है, ठीक है, हाथ का छाप है, चित्र है। इस प्रकार उसको क्या है, चुनाव चिन्ह भी देना पड़ता है। इसके अलावा अन्य दलों को भी चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। मतदान से संबंधित तिथियों का निर्धारण। मतदान से संबंधित तिथियों का निर्धारण यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जाने बोल रहा है BLO अर्थात बूथ लेवल अधिकारी। तो हर बूथ में जहाँ भी वोट होता है वहाँ पे क्या होता है, बूथ लेवल अधिकारी, एक अधिकारी होता है। चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधित्व के रूप में स्थानीय स्तर पर काम करता है। मतदाता सूची को तैयार करने, मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण एवं मतदाताओं को जागरूक करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य BLO के सहयोग से ही चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। देख लीजिए, ये अधिकतर क्या होता है, BLO जो होता है, बूथ लेवल अधिकारी, ठीक है, ये क्या होता है, टीचर्स, बहुत सारी जगह में क्या होता है, टीचर को बनाया जाता है, ठीक है।
टीचर को उस बूथ का क्या होगा, बूथ लेवल अधिकार बना के भेजा जाता है। आगे बढ़े हम, मतदान से संबंधित तिथियों का निर्धारण। ठीक है, तो मतदान से संबंधित जो तिथि होता है वो भी क्या होता है, निर्वाचन आयोग को ही देना पड़ता है। नामांकन की तिथि, भरे गए आवेदनों की संवीक्षा यानी कि स्क्रूटनी, जो गलतियां होती है उसकी। नाम वापसी की तिथि, मतदान की तिथि का निर्धारण निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो देख लीजिए, नामांकन का जो तिथि है, कब से कब तक आप अपना नामांकन करा सकते हैं। अगर यदि आपको चुनाव लड़ना है तो कब से कब एक डेट देते हैं, इतना से इतना के बीच करना है। उसके बाद भरे गए आवेदन की समीक्षा, जो भरे गए आवेदन है उसका समीक्षा किया जाता है, मतलब कुछ गलती है कि नहीं है वो। फिर नाम वापस की तिथि, आप अगर यदि फॉर्म भरते हैं तो वहाँ से क्या होगा, नामांकन कर दिए तो वहाँ से नाम वापस लेने की भी एक तिथि देते हैं, अगर वापस लेना चाहते हैं तो। फिर मतदान की तिथि, मतदान का तिथि, कब वोटिंग होगा उसका डेट निकालते हैं, का निर्धारण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो ये सभी जो है निर्वाचन आयोग द्वारा डेट दिया जाता है कि कब से कब आप नामांकन कर सकते हैं। फिर जो है एक सीमित डेट तक क्या है उसको संशोधन किया जा सकता है, मतलब कुछ गलत है तो। फिर नाम वापस, अगर यदि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो एक डेट तक क्या है उसको नाम वापस लेने की तिथि होता है। फिर लास्ट में क्या होता है, वोट देने का तिथि होता है, मतलब कब कब कौन सा जगह में वोट होगा। उसके बाद क्या होता है, वोटिंग जो काउंटिंग होता है वो कब होगा, वो डेट भी देते हैं। आगे देखते हैं, चुनाव आचार संहिता। तो चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव आचार संहिता भी लागू करता है ताकि चुनाव अच्छी तरह से हो। चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। तो क्या है, चुनाव आचार संहिता क्या है, राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों, यानी कि जो राजनीतिक दल है उसके लिए और जो चुनाव में लड़ रहे हैं, ठीक है, जो प्रत्याशी है उसके लिए क्या आता है, बनाया जाता है, कुछ नियम बनाया जाता है, उसी को बोला जाता है चुनाव आचार संहिता, जिसका पालन करना उनके लिए आवश्यक होता है। निर्वाचन आयोग आचार संहिता तैयार करता है और चुनाव से पहले इसे लागू करे। तो चुनाव आयोग क्या करता है, आचार संहिता तैयार करता है और चुनाव से पहले उसे लागू करता है। जैसे क्या होता है, चुनाव के कुछ दिन पहले, जैसे चुनाव के 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह पहले क्या होता है, उसकी जो प्रचार करने की होता है उसको क्या करना है, प्रचार करना बंद हो जाता है। और एक खर्चा जो होता है, जो खर्च कर रहे हैं चुनाव प्रचार में, वो एक लिमिट तक करने का रहता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब चुनाव आचार संहिता है। तो देखिए आपको कैसे लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब भी करते रहिए अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में। देखिए थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, आप पेशेंस बना के रखिए। समझ में अगर नहीं आ रहा है कोई चीज़ तो क्या कीजिएगा, आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो इसी प्रकार की लंबी लंबी बनाऊं या नहीं वो भी आप कमेंट कीजिएगा। क्योंकि पिछली बार जो बनाया था, मैं जो नोट बनाया था उसे बनाया था, तो उससे क्या होता था, यहाँ पे पढ़ने में ये जो है थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप लोगों को भी देखने में शायद 144K में क्या होगा, अच्छा नहीं दिखता होगा, ठीक है, उसको 360 लगभग करने से अच्छा दिखता होगा। तो ये क्या है, इसमें अच्छा दिखेगा, इसलिए क्या है, बुक से ही ये करके बना रहा हूँ। तो अगर यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या होता है, जिसे हम देखते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में क्या है, 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है, ठीक है, राष्ट्रीय दल पर। अभी क्या है, आम आदमी पार्टी यानी कि आप भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसी प्रकार की बढ़ रहा है, मतलब क्या है, राष्ट्रीय दल बनने जा रहा है, ठीक है। नहीं तो मुख्यतः हम लोग का देश में 2 ही क्या है, बड़ा राजनीतिक दल है, जो कांग्रेस और बीजेपी है। तो चलिए आगे देखते हैं राजनीतिक दल के बारे में। किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो क्या होता है, राजनीतिक दल की भूमिका महत्वपूर्ण, वस्तुतः राजनीतिक दल प्रजातंत्र के बुनियाद है। दलीय व्यवस्था के अभाव में लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। देख लीजिए, दलीय व्यवस्था अगर नहीं होगा तो लोकतंत्र जीवित नहीं होगा, क्योंकि जब दल नहीं होगा, एक ही दल होगा तो क्या करेगा, उसको पता चलेगा कि वो क्या है, हम ही आएंगे और कोई नहीं है तो हमारा ही सरकार बनेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपना मनमानी कर सकता है, तो इससे क्या होगा, लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा, वो राजतंत्र बन जाएगा। अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है। जनप्रतिनिधियों जो प्रतिनिधि होते हैं उसका चुनाव कौन करता है, जनता करता है। चुनाव में राजनीतिक दल अपनी पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा कर जनता को यह मौका देती है कि वे अपना योग्य प्रतिनिधित्व चुन सकें। तो जो भी पार्टी होता है वो क्या करता है,
वो क्या करता है, अलग अलग क्षेत्र में क्या होता है, अपने जो उम्मीदवार खड़ा करता है। जैसे अलग अलग क्षेत्र हुआ तो वहाँ पे क्या करेगा, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, तो सब क्या करेगा, और भी बहुत सारे राजनीतिक दल है, लेकिन मुख्यतः ये दो क्या है, बड़े राजनीतिक दल है। वो क्या करेगा, अपना हर चुनाव क्षेत्र में क्या करेगा, अपना अपना क्या करेगा, कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा करेगा, और उसको क्या करेगा, जनता क्या करेगा, उसको जनता के सामने जनता को यह मौका देते हैं, जनता को मौका देता है कि वह अपना प्रतिनिधित्व चुने, क्योंकि जनता के पास जितना अधिक विकल्प रहेगा वो चुन सकते हैं। सीमित रहेगा तो फिर लोकतंत्र की कोई मायने नहीं रहेगा। तो जितना अधिक रहेगा वहाँ पे क्या होगा, जनता के पास चुनने का क्या होगा, अधिक ऑप्शन होगा। राजनीतिक दलों का महत्व इस बात में भी निहित होता है कि इससे जनमत के निर्माण में सहायता मिलती है। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों का जोरदार प्रचार करते हैं। तो जो भी राजनीतिक दल होता है वो क्या होता है, जनता का समर्थन पाने के लिए अपनी जो नीतियाँ है, क्या करना है क्या नहीं, उसके बारे में क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। जिसे अगर यदि हम दिल्ली सरकार के देखें तो क्या है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल वो क्या करते हैं, अधिकतर क्या करते हैं, बिजली फ्री कर रहे हैं, ठीक है, पानी फ्री, मतलब इस प्रकार का क्या होता है, अपना नीतियाँ बनाते हैं जो मतलब जिसका 100 यूनिट से कम है, जैसे दिल्ली में उनको क्या करते हैं, उसका बिजली फ्री कर दिए, ठीक है। अलग अलग मतलब नीति बनाते हैं, हर कोई क्या करते हैं, जनता का समर्थन पाने के लिए वो अपना नीति बनाते हैं। कहीं पे मेडिकल फ्री, ठीक है, ये फ्री, तो बहुत सारा का इसमें ये है। तो वो देख सकते हैं, चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर ये सरकार का निर्माण करते हैं। तो जिसको बहुमत प्राप्त होगा, स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा, जिसको ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, अपना सरकार बनाएगा। यदि बहुमत प्राप्त ना हो तो प्रतिपक्ष के रूप में भी इनकी बड़ी भूमिका होती है। तो अगर यदि कोई राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या होता है, प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष के तौर पर भी उसका बड़ी भूमिका होती है। ये जनता की आकांक्षाओं को सरकार के सामने रखते हैं। तो जो विपक्ष दल होता है वो क्या होता है, विपक्ष राजनीतिक दल वो क्या करता है, जनता की जो आकांक्षा होता है, जो इच्छा होता है, उसको क्या करता है, सरकार के सामने रखता है और उस पर क्या करता है, दबाव डालने का प्रयास करता है। भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से हुई। तो भारत में दलीय व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बच सकता है, भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, 1885 में, और किसके तहत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से हुई। स्वाधीनता आंदोलन में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान था। स्वाधीनता आंदोलन में क्या था, कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, देख सकते हैं 1906 में क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। भारतीय साम्यवादी दल 1924 में अस्तित्व में आए, और ये जो है भारतीय साम्यवादी दल क्या है, 1924 में अस्तित्व में आए। देख लीजिए, ये भी क्या हो सकता है, आ सकता है कभी कभार, इसलिए यहाँ पे ये कर दिए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप से। मतलब भारतीय साम्यवादी दल का ऑप्शन में आता है ना, इनमें से कौन सा सही है, एक तरफ दल का नाम देगा, एक तरफ स्थापना, जैसे एक तरफ दे देगा क्या है, मुस्लिम लीग, और उधर स्थापना में 1906 दे देगा। एक तरफ दे देगा जैसे 1924, और उधर क्या है, दल तरफ भारतीय साम्यवादी दल, या तो दूसरा नाम दे देगा। इस प्रकार से आता है, तो ये भी क्या है, याद रखना बहुत ही जरूरी है। जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था, 1939 में हुआ था। भारत बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। कुछ दलों को राष्ट्रीय दल तथा कुछ अन्य को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय दल होने के लिए निम्न शर्तों में से किसी एक को पूरा करना जरूरी है। तो देख सकते हैं बहुत सारा राष्ट्रीय दल है, मतलब राष्ट्रीय दल और राजकीय दल। राष्ट्रीय दल पूरा देश के लिए होगा और राजकीय दल एक पर्टिकुलर राज्य के लिए होगा। तो राष्ट्रीय दल होने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, क्या क्या शर्त होना चाहिए, वो देखते हैं। उसके द्वारा लोकसभा के कुल सीटों की 2% सीट कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से हासिल की गई हो। देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय दल होने के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए, इसमें से आ सकता है, फ्री में आने की पॉसिबिलिटी बढ़ता है। तो क्या होना चाहिए, लोकसभा की कुल सीटों में से 2% सीट पे कम से कम क्या होना चाहिए, 2% सीट पर हासिल करना चाहिए। वो भी क्या है, कोई एक ही राज्य से नहीं, विभिन्न 3 अलग अलग राज्यों से। लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों में उसे 6% वोट मिलने तथा साथ ही लोकसभा में 4% सीट भी होने चाहिए। तो राज्यसभा में उसे कितना,
6% का वोट मिलना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा में उसे देख लीजिए, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में, ठीक है। 4 राज्यों में 6%, 4 राज्य हो के क्या है उसे विधानसभा में 6% का वोट मिलना चाहिए और लोकसभा में 4%, लोकसभा में 4% का सीट भी मिलना चाहिए। आगे देखें, यदि कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले, क्या है, कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त कर लेगा राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सा है वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM, फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, बहुजन समाज पार्टी BPS और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी क्या है, जैसे फास्ट में जैसे है ये सबका यहाँ पे चुनाव चिन्ह, जैसे देख लिए कमल, फूल, हाथी, ये देख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, आगे बढ़ते हैं हम। इसी तरह राज्य स्तरीय पार्टी होने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। इस समय विभिन्न राज्यों में कुल 48 पार्टियों की राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो देख सकते हैं, जिसे हम देखें राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए कुछ शर्तें होना चाहिए, उसी प्रकार राज्य स्तरीय पार्टी होने के लिए भी क्या है, कुछ शर्तें होना चाहिए। और अभी जो है फिलहाल कितना है, 48 पार्टी ऐसे है जो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है जिसको मान्यता प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं हम। सोचिए क्या बोल रहा है, आप किसी लोकसभा सरकार, ठीक है। अब हम सरकार आगे, सरकार क्या होता है, जैसे सरकार, ठीक है, सरकार हम सुनते हैं हर बार सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिया, सरकार ने पेट्रोल के दाम घटा दिया। तो सरकार ये होता क्या है, सरकार बेसिकली जो हम लोग चुनते हैं, प्रतिनिधित्व जो चुनते हैं, जनप्रतिनिधित्व अपना अपना संसद चुनते हैं अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से, वो जब चुनते हैं तो वो क्या होता है, वो सब मिल के क्या होता है, एक सरकार का गठन करते हैं। वो अपना आगे क्या करते हैं, संसद मिलके एक सरकार का चुनाव करते हैं। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, हम ही चुनते हैं, हम जिसे चुनते हैं वो फिर क्या करते हैं, सरकार की चुनाव करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, विधानसभा में आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है, लोकसभा तथा विधानसभा। तो लोकसभा का जो होता है, लोकसभा क्या होता है और विधानसभा, तो लोकसभा जो होता है संसद यहाँ पे करता है और विधानसभा में MLA होता है, ये क्या करता है, प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे हम देखें, लोकतंत्र में सरकार की अहम भूमिका होती है। एक उत्तरदायी सरकार का होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए अति आवश्यक है। तो क्या होता है, लोकतंत्र के लिए एक उत्तरदायी सरकार होना आवश्यक है। सरकार संविधान के दायरे में रहकर जन कल्याण के लिए नियम एवं कानून बनाती है। तो सरकार जो है, जो हम लोग का संविधान है, ठीक है, भारतीय संविधान, उसके अंदर रहकर, ठीक है, उसके अंदर रहकर क्या करता है, जन कल्याण के लिए नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। क्योंकि कानून नहीं बनाएंगे तो क्या है, जनता क्या है उसको पालन नहीं करता है, इसे इसलिए क्या करता है, कानून बनाना पड़ता है, कुछ कठोर कानून भी और कुछ सरल कानून भी। सरकार में आम जनता का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा होता है। तो सरकार में क्या होता है, आम जनता का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। तो जो सरकार में जो होता है आम जनता का प्रतिनिधित्व कैसे होता है, जो हम लोग चुनते हैं, जनता जो चुनते हैं हम लोग, वो क्या करता है, सरकार पे उसे उस काम को करने के लिए करता है। तो क्या होता है, जो जनप्रतिनिधित्व होता है, जनता का प्रतिनिधित्व होता है, उनके द्वारा वो क्या होता है, जनता का बात को उसके यहाँ रखता है। वास्तव में सरकार एवं जनता के बीच कड़ी का काम जनप्रतिनिधित्व का होता है। तो ये क्या है, कड़ी का काम, जनता जो बोलते हैं, जनता का बात वो सुनता है और वो जाके क्या होता है, सरकार के पास उस बात को रखता है। यानी कि वो दोनों क्या करता है, बीच का जो जनता और सरकार का जो संवाद है उसको क्या करता है, पूरा करने कड़ी का काम जनप्रतिनिधित्व करते हैं। ये सरकार की नीतियों को जनता तक पहुँचाते हैं। ये जनप्रतिनिधि जो है वही क्या करते हैं, सरकार की जो जो नीति होते हैं उनको जनता तक पहुँचाते हैं। भारत में सरकार के गठन में बहुमत के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो भारत में क्या गया है, सरकार के जो गठन है उसमें बहुमत के सिद्धांत को अपनाया गया है। जिस दल का बहुमत होगा वही क्या बनाएगा, अपना सरकार बनाएगा। जैसे अभी क्या है, बीजेपी की सरकार है, क्योंकि उस दल का बहुमत है इसलिए वो क्या है, सरकार बनाया है। लोकसभा के चुनाव, आम चुनाव के पश्चात सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल को सरकार बनाने का मौका मिलता है।
ठीक है। जो स्पष्ट दल बनाता है उसको क्या है, सरकार बनाने का मौका मिलता है, जिससे क्या होता है, राष्ट्रपति जो होता है, जो दल बहुमत बनाता है वहाँ से क्या होता है, उस दल द्वारा एक लीडर चुना जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं। वो क्या होता है, शपथ लेता है। फिर अन्य मंत्री अन्य होता है। यदि किसी दल को अकेले सदन में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो एक से अधिक दल गठबंधन करते हैं। अगर यदि एक ही दल को क्या है, बहुमत नहीं मिला, स्पष्ट बहुमत, तो क्या होता है, दूसरों के साथ मिलकर गठबंधन करते हैं। जैसे स्टेट में, जो राज्य सरकार में अक्सर इसे दिखा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय दल में तो इसे नहीं दिखा गया है अधिकतर। तो क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, जो राज्य में क्या होता है, अगर यदि एक दल क्या होता है अपनी बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है तो दूसरे दल के साथ गठबंधन करके वो बहुमत प्राप्त करता है। इस तरह किसी दल या दलों के समूह का नेता प्रधानमंत्री बनता है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो दल का होता है या दल का समूह का जो नेता होता है, एक लीडर होता है, उसको प्रधानमंत्री। इसी तरह राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या एक से अधिक दलों के समूह के नेता मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। राज्य में भी इसी प्रकार होता है। क्या होता है, जो लीडर होता है, मतलब एक दल है तो एक ही दल का जो नेता होगा, मतलब लीडर होगा, वो या तो गठबंधन कर रहा है तो गठबंधन दल का जो समूह का जो नेता होगा, लीडर होगा, उसको क्या है, मुख्यमंत्री का शपथ दिलाई जाते हैं। केंद्र में जो स्थिति प्रधानमंत्री की होती है वही स्थिति राज्यों में मुख्यमंत्री की होती है। आगे बात करें, प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री भी फैसला अकेले नहीं लेते हैं। इसके लिए मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की उपस्थिति अनिवार्य है। तो ये क्या है, सरकार बन गया, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई भी फैसला अकेले ले लें। इसके लिए एक मंत्रिमंडल होता है, उसमें विशेष चर्चा किया जाता है। चर्चा के बाद ही कुछ भी विधि बनता है, कानून बनता है या नियम बनता है। तो ये क्या है, अकेले कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। मंत्रिपरिषद में कई प्रकार के मंत्री होते हैं। भारत में तीन प्रकार के मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो भारत में जो है तीन प्रकार के मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। तो ये कैबिनेट मंत्री हो गया, एक राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होता है अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री का दर्जा कैबिनेट स्तर का होता है। तो स्वतंत्र प्रभार का जो क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री का दर्जा क्या होता है, कैबिनेट स्तर का होता है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। देख लीजिए, मंत्रिमंडल में क्या होता है, केवल कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। और ये जो राज्य का जो स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री होता है उसको कैबिनेट स्तर प्राप्त है। सरकार के महत्वपूर्ण फैसले मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। सरकार के जो भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं उसको क्या है, मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। जिस दल को संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है वे विपक्ष में रहते हैं। तो देख लीजिए, जो सरकार नहीं बना पाते, बहुमत नहीं मिलता है स्पष्ट, वो क्या होता है, विपक्ष दल के रूप में काम करता है। विपक्ष का काम सरकार को रचनात्मक सहयोग करना तथा सरकार को निरंकुश होने से बचाना। तो विपक्ष का क्या है, सरकार को रचनात्मक, यानी कि कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसमें सहयोग करना, और अगर यदि कुछ गलत काम कर रहा है, निरंकुश हो रहा है, तो उससे क्या है, निरंकुश होने से उसको बचाना है। इसी तरह विपक्षी दल भी जनता के मुद्दों को उठाते हैं। तो इस प्रकार क्या हो, विपक्षी दल जो है जनता की आवाज़ को, मुद्दा को उठाते हैं और सरकार के पास रखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था पे जन प्रतिनिधित्व निरंतर जन कल्याण के कार्य में जुटे रहते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है, जो जन प्रतिनिधित्व होते हैं, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, एमएलए या तो संसद जो होते हैं, वो क्या होता है, हमेशा जन कल्याण के कार्य में जुटे होते हैं, हमेशा जन कल्याण के कार्य में लगे होते हैं। जब एक से अधिक दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं तो क्या गठबंधन सरकार कहलाती है। तो क्या है, एक से अधिक दल अगर यदि मिलकर गठबंधन करके सरकार बनाते हैं तो गठबंधन सरकार कहलाती है। केंद्र तथा राज्यों में कई बार गठबंधन सरकार का गठन हो चुका है, ठीक है। गठबंधन सरकार का क्या होता है, राज्य में भी हो गया, केंद्र में भी। पता लगाइए कि इस समय केंद्र तथा झारखंड में किस पार्टी का सदस्य। तो ये क्या है, आगे देखते हैं हम, यह भी जाने। तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया लास्ट। चुनावी साक्षरता। चुनाव आयोग लोगों को चुनाव प्रणाली के प्रति जागरूक करने के लिए चुनावी पाठशालाएं आयोजित करती है। इसका उद्देश्य बच्चे व युवा मतदाताओं को मत का महत्व समझाना। तो देख लीजिए ये क्या है,
चुनावी साक्षरता क्या है? चुनाव आयोग जो है चुनाव प्रणाली की प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए चुनाव पाठशाला का आयोजित करता है। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? बच्चा या युवा मतदाताओं को मत का महत्व समझाना, वोटिंग के लिए लोगों को उत्साहित करना, मतदाताओं को मतदाता पंजीकरण और ईवीएम व वीवीपीएटी के बारे में लोगों को जागरूक करना। यानी कि ये जो मशीन सब है इसमें किस प्रकार काम करता है, इन लोगों के बारे में क्या है, जागरूक करना होता है। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देख लीजिए 25 जनवरी को क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो इसी के साथ क्या होता है, इस चैप्टर 2 क्या होता है, समाप्त होती है। इसके बाद हम मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ। अगर यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दे। थोड़ी सी वीडियो क्या है लंबी होगी, तो वीडियो आप क्या होगा, थोड़ा लंबा ही बनेगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।